फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम सोशल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और सोशल के चैप्टर जैसे सोशल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हम लोग को बुक में आता है इतिहास आता है, फिर ज्योग्राफी आता है जिसको कि ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। उसके बाद पॉलिटिक्स आता है जिसको राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, और उसी में आता है कुछ और इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, और एक आपदा आता है जिसको डिसास्टर कहते हैं, ठीक। तो 5 वो बुक है जो कि सोशल के अंदर आता है हम लोगों को। और उसी चैप्टर को आप लोगों को मैं क्लियर कराने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम के लिए और ज्यादा से ज्यादा बचा हुआ तो 8-9 महीना बचा हुआ है, ठीक। और आप लोगों को अपना लाइफ चेंज करना है और बदलना है, तो जरूर ये चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम रेगुलर क्लास कराते हैं, और इसके लिए आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना भी वीडियो मेरा होगा वो सभी आप लोग देख चुके होंगे, ठीक, देख लेंगे। तो इसलिए आपको मैं यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इतिहास के, ठीक। और जैसे ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को आगे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी के लिए पॉलिटिक्स ऐसे एक बुक ही नहीं की है, एक लगातार इतिहास चल रहा है तो इतिहास चलते रह जाएगा, और ज्योग्राफी चल रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए और आप लोगों को भी मौका मिलेगा कि हर बुक में देख लीजिएगा मेरा परफॉर्मेंस किस प्रकार से है। और देखिए, आगे ज्यादा बात करने से अच्छा है कि हम लोग आगे पर टॉपिक पे आते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों को बुक हो गया, इसमें लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहा है, तो जो भी इसमें काम हो रहा है ना, तो जो भी हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप में ही हो रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहा है तो एशिया में भी होता होगा, और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऐसा नॉर्थ साउथ अमेरिका में भी होता होगा, चाहे एशिया में भी होता होगा, अफ्रीका में भी होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। क्योंकि टोटल हमारा 7 महादेश है, ठीक। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। टोटल 7 महादेश है, और 7 में से एक केवल यूरोप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि ये बुक जैसे ही समाप्त होने के कगार पर आएगा ना, तो आप लोगों को एक दिन मैप भी दिखा देंगे, और दिखा देंगे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के जो नाम लिए हम, तो कहाँ कहाँ है, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल में यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो केवल यूरोप महादेश के नाम जानेंगे, ठीक। यूरोप महादेश के नाम जानेंगे, और यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बोल रहा है ना, तो यूरोप के बारे में तो जानेंगे कि यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, ठीक। जैसे में हम लोग को पूछ दिया जाए कि हम लोग कौन महादेश में होते हैं, तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, ठीक। भारत के हम लोग निवासी हैं, एशिया महादेश में रहते हैं, तो इसमें भारत आ जाएगा, ब्रिटेन कर रहे हैं सॉरी, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, जितना भी है ना, ये सब भारत एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम लोग जब यूरोप में पढ़ रहे हैं तो इसमें आ जाएगा ब्रिटेन उटेन आ जाता है, ये सब तो जो इसमें जानने के मिलेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब हुआ राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है, जिस लोगों को अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना जगा है ना, और उसमें प्रेम के प्रति भावना जगा है, जो गुलाम की कगार पर जकड़ा हुआ है, गुलामी में आ गया है, तो उसको मान लीजिए उसमें कोई लीडर होता है ना कि चलिए हम ये लोग के निदान करने के लिए हम आते हैं आगे, ठीक है, ये लोग के समाधान करेंगे हम, तो उसमें से आकर कोई नहीं कहता है हाथ मतलब दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, चलिए आप लोगों को हम इस जंजीर से मुक्ति दिलाएंगे। जैसे में हम ही लोग के देश में देखिए, हम लोग में जब हम लोग गुलाम थे तो हम लोग के सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अनेकों प्रकार के महादेश स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, ठीक। उसी प्रकार से वहां भी जो यूरोपीय लोग थे गुलाम में थे, तो वैसे ही उसी प्रकार से उसमें कुछ अच्छे क्वालिटी के लोग निकले, जो कि अपने लोगों को उस दलदल से और उस मुक्ति से निकालने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रवादी बन गए। मतलब राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के अपने जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए, सेफ्टी करने के लिए आंदोलन करने लगे, अनेकों प्रकार के जगह जगह विद्रोह करने लगे, क्रांति करने लगे। तो इस कारण से कुछ यूरोप में राष्ट्रवाद जाके आज के समय में हम लोग को स्वतंत्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया जो भी है स्वतंत्र रूप से देखने को मिलता है। और नहीं तो अन्यथा उसमें क्या था कि पहले लोग गुलाम थे, एक बस राजा रहा करते थे, और पूरा प्रजा उसको जो भी कर टैक्स लगाया जाता था राजा के द्वारा, वो सभी उसको देना पड़ रहा था, ठीक। तो ये सब हो गया बुक के
इंटरनल मेथड हो गया, ठीक। जो भी बाहरी है आप लोगों को बता दिए कि ताकि आप लोग अगर मान लीजिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आप जानिए कि मतलब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में जा रहे हैं, ठीक। तो इतना ही जानिए कि लोग दुनिया जो जिस प्रकार से एक डिक्टेटर लोग थे जो कि तानाशाह रूप से मचाते थे, अपना दंगा मचाते थे, अपना राजा बनकर राजा के पद निभाते थे और लोगों पर क्रांति करते थे, अत्याचार करते थे, अपराधी तरह से अत्याचार करते थे। तो इसी सब के रोकने के लिए और यदि कोई कोई बढ़िया बढ़िया लोग निकले उसमें उभरे, तो बताएं कि राजा का क्या होना चाहिए कार्यभार और राजा का क्या होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए बुक के मेथड से हम लोग पढ़े, ये इंटरनल मेथड हम लोग जाएंगे, अब एक्सटर्नल देखें, एक्सटर्नल जाएंगे इंटरनल देख रहे हैं, ठीक। फैन चालू कीजिए, अब देखिए चालू कीजिए। इसमें बोल रहा है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, ठीक। कह रहा है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, ठीक। राजनीतिक जो भी राजनीतिक यानी जो भी राजनीति का ज्ञान था, जिस व्यक्ति में राजनीति का ज्ञान था उसी में राष्ट्रवाद की भावना जगा। इसलिए हम लोगों को पॉलिटिक्स के भी ज्ञान लेना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रहेगा ना पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे, तो हम लोग राष्ट्रवादी भी आज लोग हम लोग के यहाँ राष्ट्रवादी भी नहीं बनते, और नहीं बनते तो हम लोग अभी भी उसी पुराना प्रथा का लेकर चलते अभी तक, ठीक। आगे देखिए, यह एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, ठीक। जिस देश में राष्ट्रवाद जाएगा वहां के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ठीक। और उस सभी को लेकर चलने वाले लोग बन जाएंगे, ठीक। जिस प्रकार से हम लोग फैमिली में क्या करते हैं, फैमिली में देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए हमारा फैमिली है, चाहे आप लोग भी फैमिली वाले होंगे, तो देखते होंगे कि आप लोगों के घर अगर मीट बना होगा तो ज्यादातर लोग खाने वाला होगा, उनमें बाई चांस एक दो निकल गया कि चलिए हम नहीं खाएंगे, लेकिन ज्यादातर अधिकांश लोग खाने वाला होता है, ठीक। उसी प्रकार से मान लीजिए कि जो भी घर में काम हो रहा है ना उसमें सब हाथ बढ़ाएगा, बाई चांस उसमें कोई एथी हो जाता है, बदमाश हो जाता है, तो वो कहेगा कि हम नहीं रहेंगे साथ, हम नहीं करेंगे, तो वो अलग बात है, ठीक। लेकिन जब भी राष्ट्रवाद की भावना जगेगा ना तो इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी है ना सब लोगों को समझ में आने लगेगा कि हमारा धर्म है, हमारा आर्थिक मैटर है, हमारा जो भी है अपना लेकर लोग चलेंगे, ठीक। इतना क्या कर लीजिए। तो वही है राष्ट्रवाद मतलब सभी को प्रेम की भावना अपने देश के प्रति जगने लगा कि हमारे देश पर दूसरा गुलामी के देश हमारा जो है गुलाम के कगार पर है, इसको सेफ करना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी में हमारे सफल और स्वतंत्र तरीके से रह सके और जी खा सके, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, ठीक। अगर राष्ट्रवाद के भावना का आरंभ हुआ ना, जैसे ही राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, तो राष्ट्रवाद जैसे ही उजागर हुआ, जैसे ही जागृत हुआ, तो सबसे पहले तो यूरोप में हुआ, ठीक। यूरोप में ही वहां से स्टार्ट होकर पूरे विश्व में चला, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग राष्ट्रवाद यूरोप से ही हुआ, ठीक। आगे देखिए, और परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुआ, ठीक। देखिए राष्ट्रवाद तो कैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम पेड़ लगाए, ठीक, पेड़ लगाए और पेड़ लगाए हुए हमारा 4-5 साल हो जाता है ना, तब हमको फल खाने की मिलता है, ठीक। जैसे आम लगाए तो 4-5 साल के बाद उसका फल मिलेगा। अब आज के समय में तो हाइब्रिड क्या रहा है, तो 4-5 साल क्या 4-5 महीनों में हो जा रहा है, ठीक। तो उससे मतलब नहीं रखना है हमको। अब जो पुराना वाला बात बता रहे हैं, जो अच्छा क्वालिटी के बढ़िया पेड़ होता है, मतलब उसमें प्रोटीन सब तरह से विद्यमान होता था। अब ये हाइब्रिड वाला के क्या कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से उसको लेकर नहीं चलते हैं, ठीक। तो जो पुराना वाला पेड़ लगाए थे हम लोग, तो आज लगाएंगे तो 4-5 साल के बाद फल खाने में मिलता था, ऐसा होता था, ठीक। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण बहुत पहले से हो गया था, लेकिन वो होता है ना कि सामने आकर हम प्रकट हुए तब, ठीक। जैसे 1789 यानी 1789 और पूछ दीजिए आप लोग से कि राष्ट्रवाद उन्नत रूप से मतलब एकदम बढ़िया से सामने सभी लोग राष्ट्रवाद के बारे में जानने कैसे लगे और राष्ट्रवाद के मतलब समझने कब लगे, तो 1789 राष्ट्रवाद का बीजारोपण, ठीक। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद उन्नत रूप से सामने कब आया, 1789 में, ठीक। 1789 में, ठीक। माने 1789 में राष्ट्रवाद सामने आया, मतलब राष्ट्र के बारे में सभी लोग 1789 से पूर्ण रूप से जानने लगे, मतलब अधिकांशतः लोग मतलब 100% में समझिए कि 75%, 80-90% लोग जानने लगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, और है कि 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई, ठीक।
19वीं शताब्दी मतलब 1789, 1789, तो ये कौन शताब्दी में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक, 18वीं शताब्दी का है मतलब कि 18वीं 18, इसलिए ना हम कह रहे 18वीं। देखिए ये ध्यान दीजिए आप लोग, हम बोलिए 18वीं शताब्दी। ठीक, 18वीं शताब्दी। ठीक, ये लिख रहे हैं 18वीं शताब्दी, शताब्दी। ठीक, 18वीं शताब्दी लिख दिए ना। तो अब 18वीं शताब्दी के मतलब कब से कब तक, कैसे 18वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट होगा कहां तक एंड होगा? तो 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि मतलब 1700, ठीक, 1700 से आरंभ हुआ। ठीक, 1700 से आरंभ हुआ, अब 1701, 1701 देखिए 1700 से आरंभ हुआ ना, नीचे लिखते हैं ताकि इधर जगह ना बचेगा, ये बचेगा। 1700 से आरंभ हुआ, 1701, 1702, 1703, ऐसे डैश 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 करते 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 आ जाएगा, या नीचे तक आ जाएगा। ठीक, चलेगा कहां तक? 1799। ठीक, माने 1799, माने 1700 से स्टार्ट हुआ तो 1799 तक जो समय चलता रहेगा, अवधि चलता रहेगा, तो उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं 18वीं शताब्दी। ठीक, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो 18वीं शताब्दी मतलब कि सोचिए कि 18वीं शताब्दी कहने का मतलब कि 18 आने से पूर्व जो घटना हो गया, ठीक, पूर्व जो समय बीत गया, जैसे 1701, 1702, 1703, 1704, 1795, 1796, 1798, तो 1799 तक, जब तक 1799 खत्म नहीं होगा तब तक 18वीं शताब्दी का आएगा। और जैसे ही 1800 में आ जाएगा, 1800 से स्टार्ट होगा तो कौन सा शताब्दी आएगा? 19वीं शताब्दी। ठीक, 19वीं शताब्दी कहां से जाएगा? 1999 तक। ठीक, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है ना कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद उन्नत रूप से सामने आ गया। ठीक, तो उन्नत रूप से मतलब एकदम मतलब आक्रामक रूप से एकदम मतलब विद्रोह, मतलब अब हमको स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए, हमारा जो मांग है पूरा कीजिए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे, ऐसा राष्ट्रवाद सामने आ गया था उन्नत एवं आक्रामक रूप से। मतलब एकदम मतलब आर पर के लड़ाई। मान लीजिए कि आप ही पटीदार है, आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, आपका संपत्ति नहीं दे रहा है, आपने कब्जा में रखा हुआ है, पता कीजिएगा एकदम उन्नत और आक्रामक रूप से झगड़ा लड़ाई सब करने पर आतुर हो जाएगा। ठीक, उस प्रकार से, तो उसी प्रकार से समझिए कि 18वीं शताब्दी में तो था ही। ठीक, लोग को गते मालूम चला, 1789 आते थे, पूरा रूप से लोग जान गए, लगभग सभी लोग जान गए, 90% 95% लोग जान गए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, का नहीं होता है। ठीक, और जब इस पर एक्शन लिया जाने लगा लोगों पर, इसका जो रूल नियम कानून है बनाया गया है राजा महाराजा के द्वारा, फॉलो किया जाने लगा, जैसे टैक्स बढ़ाया जाने लगा, चाहे अनेकों प्रकार से और चीजों जिससे जनता को तकलीफ पहुंचे, कष्ट पहुंचे, ऐसा नियम कानून जनता पर लागू होने लगा ना। तो सोचिए कि जब ये जनता पर लागू होने लगा तो अब लोग को समझ में आया नहीं, इसका विद्रोह करना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होगा कि प्रताड़ित होना पड़ेगा, दिक्कत होगा, और आगे आने वाले पीढ़ियों को दिक्कत होगा। ठीक, आज हम गुलामी की जंजीर में कल हमारा पीढ़ी होगा, तो लोग यही सोच कर अपना क्लियर करते गए। ठीक है, डबल नहीं है, अरे आओ 2 मिनट। समझ रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। ठीक, तो 19वीं शताब्दी। ठीक, 19वीं शताब्दी। ठीक, 19वीं शताब्दी। ठीक, शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में एकदम आक्रामक रूप से, ठीक है, आक्रामक रूप से कैसे जी? आक्रामक, उन्नीसवीं शताब्दी में कैसे आया? एकदम वोट, मतलब अब लोग भी समझ गए कि हम इसका प्रतिशोध नहीं लेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, तो ये समझिए कि गुलामी की जंजीर में बंधे रह जाएंगे। ठीक, तो एकदम 19वीं शताब्दी में एकदम आक्रामक रूप से सामने आ गया। ठीक, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति भावना। ठीक, और देखिए आगे बता रहे हैं, कहता इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी था रहा। ठीक, मतलब एक और कारण जो रहे नो राष्ट्रवाद के लिए राजे महाराजा थे जो राजतंत्र चलाते थे, लोकतंत्र को धक कर, तोप कर, उसको अंतर्निहित कर, मतलब आंख से हटाकर, दुर्दर्शित कर और क्या करते थे, वो बस लोग को छिपाए हुए थे। स्वतंत्रता का मतलब लोग को समझ में नहीं आ रहा था। जब तक लोग
मतलब थोड़ा सा अपना ज्ञान नॉलेज नहीं रखे हुए थे, जब तक इसके बारे में नहीं जानते थे तो लोग सोचते थे कि चलिए ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग घरे पर हैं, ठीक, घर पर हैं तो हमारे लिए हमारे फादर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मान लीजिए कि जो भी है जितना भी है कमा कर दे रहे हैं तो हम लोग घर पर अपना खा रहे हैं पी रहे हैं जो भी है, ठीक। लेकिन एक समय ऐसा तो आएगा कि मान लीजिए कि हम लोग भी तो कमाएंगे, जो भी है जितना भी है अपना घर पर लाकर योगदान देंगे, पैसा धरेंगे रखेंगे, तो क्या हमेशा मेरा पिता हमारे पर प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे? और करेंगे तो ठीक है, ऐसा बात नहीं है। और यहाँ के हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ के नहीं कि आप लोग लागू करने लगेगा अपने लिए, ठीक। तो उसी प्रकार से तो वहां के राजा महाराजा थे जो राजा हुए थे, ठीक, तो ये सब प्रोटोकॉल अपना उस पर लगा रहे थे, तो लोग समझ रहे कि चलिए हमारे लिए हैं, जो भी हमारे पर संकट आएगा हमारे ऊपर ना ये निवारण कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। तो इसको समझकर ये लोग जो भी टैक्स पर लगा देते थे ये लोग आराम से देते थे। लेकिन जब जान गए ना कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है, जितना राजा का पावर है उतना मेरा भी एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, जब ये सब इन लोगों जनता को मालूम चला तो विद्रोह करना, राष्ट्रवादी भावना जगना स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया, ठीक। आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक। तो यूरोप से राष्ट्रवादी बनने में और यूरोप को स्वतंत्र होने में, ठीक है, बहुत हद तक नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसका बहुत हद तक योगदान था, मतलब बहुत ज्यादा योगदान था तो नेपोलियन बोनापार्ट के, ठीक। तो इतना क्या कर लीजिए, सोचिए कि पूरा यूरोप के राष्ट्रवाद में एक हीरो बन के था, उभरा हुआ था नेपोलियन, ठीक। इतना क्या कर लीजिए, अगर ये नहीं होता ना तो हमको नहीं लगता है, और इससे तो नहीं होता है कि होगा तो होने वाला तो जो होने वाला है तो वो होगा ही, ठीक। लेकिन बहुत समय बाद होता, ठीक। 18वीं या 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी भावना नहीं जगता, ठीक। कुछ हो सकता है कि 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी इस समय जगे, लेकिन उतना समय उतना जल्दी नहीं हो पाता, नेपोलियन के आने के कारण ही संभव हो गया, ठीक। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तुएं बना दिया, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। इसका कहने का मतलब यह है ना कि जो फ्रांसीसी क्रांति था, ठीक, फ्रांस में रहने वाला लोग थे, ठीक, जो भी राजा थे वहां के, ठीक, फ्रांस में रहने वाले क्या करते थे, अभिजात वर्ग मतलब जो भी निम्न वर्ग थे, नीच कैटेगरी के लोग थे, तो उसको क्या करते थे, अखबार और न्यूज़पेपर और शिक्षा से बहुत दूर रखे, ठीक है। इसलिए कि ताकि हमारा जो भी हमारा कहना है, जो भी हमारा प्रोटोकॉल है उसे आप लोगों को लागू करेंगे और उसे आंख मूंद कर बिना सवाल जवाब किए आप लोग फॉलो कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप ज्ञानी हो, ठीक, और आप लोग को हम कहें कि ये कीजिए तो आप ना बोलिएगा ना कि नहीं ये करना हमारा बस में नहीं है, हमारे लिए नहीं है, जिसको कराना है उसे करवाइए, जिसे कराना है उसे करवाइए। तो इसीलिए शिक्षा से दूर रखा गया, यही बता रहा है, ठीक। आगे देखिए, और यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नए युग का संदेश पहुंचा, ठीक। अगर मान लीजिए ये तो सभी जानते हैं कि बुराई बहुत जल्दी फैल जाता है और अच्छाई को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो भी जब फैल जाता है ना तो उसका प्रभुत्व और वर्चस्व बहुत जल्दी और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तरीका से कायम हो जाता है, ठीक। और एक बार लगने के बाद वो शायद ही हट पाए, ठीक। इतना क्या करिए, हट जाएगा भी ना तो उसका डिमांड होने लगेगा कि नहीं। अब आप ही सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप ही सोचिए कि कोई घर में वस्तु आया, ठीक है, कोई वस्तु आया जब तक आपको पहचान नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप ही के पिता बुक लेकर आए 4-5 को, ठीक, अपने भाइयों को देने के लिए, ठीक, और उसमें से आप लोग अपने लिए जो तो शुरुआत में अगर नॉलेज ना रहेगा, ज्ञान ना रहेगा तो चित्र देखकर और ऊपर के स्ट्रक्चर देखकर और उसका लुक देखकर ले लीजिएगा, नहीं हाई बुक अच्छा लग रहा है, ले लेंगे, ठीक। लेकिन जब उसके बारे में नॉलेज लीजिएगा, ज्ञान लीजिएगा, तब आप लोगों को असलियत में मालूम चलेगा कौन बुक लाइक है और कौन बुक अच्छा नहीं है, ठीक। तो उसमें समय लगा ना, सच्चाई की पहचान करने के लिए समय लगा कि अच्छा है कौन है, खराब कौन है। लेकिन अगर एक बार जो बुक ले लीजिएगा तो आपका कभी रिटर्न करके और दोबारा उसमें बदला बदली कीजिएगा कि नहीं हाई दीजिए, अब नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप अच्छा देख लीजिए कौन चीज अच्छा है और कौन चीज खराब है, और जो एक बार उसका देख लिया आप जान गए तो उसके बाद उसको अपन लेकर चलते रहिएगा, अपना जो करना है इस्तेमाल कीजिएगा अच्छा से, तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक। तो उसी तरह से कह रहा है
कि नेपोलियन के जो योगदान था इसमें, तो जो भी कार्य कर रहा था तो देश के लिए कर रहा था, यूरोप के लोग के लिए कर रहा था, ताकि स्वतंत्र हो जाए पूरा यूरोप, ठीक। लेकिन इसका आवाज थोड़ा उठा, लेकिन थोड़ा समय लगा, लेकिन उठा ना, तो एकदम उसका ही सगरी योगदान, उसका ही गुणगान होने लगा, उसका ही सगरी नाम होने लगा, नेपोलियन नेपोलियन नेपोलियन, ठीक। इतना जानिए। आगे देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, ठीक। जर्मनी एवं इटली में जो क्रांति की भावना जागी, स्वतंत्रता की भावना जागी, तो इसमें भी नेपोलियन का योगदान था। जर्मनी एवं इटली, ख्याल कर लीजिए आप लोग, जर्मनी एवं इटली, ठीक। इसमें क्या किया कि इसे जो भी आंख पर लोग को पट्टी बांधा हुआ था, जनता के लोग पर पट्टी बांधा हुआ था राजा के द्वारा, ठीक। तो उसे नेपोलियन के किए गए कार्य और कारनामों ने उनके आंखों से पट्टी हटाया और दिखाया कि नहीं, कि ये अंधेरा वाली दुनिया में नहीं, थोड़ा उजाला में दुनिया में आइए और देखिए कि यहाँ क्या है या कैसा है, ठीक। यहाँ झूठिया और फर्जी दुनिया से रहने से अच्छा है ना कि थोड़ा लोकतंत्र यानी आजादी और स्वतंत्र बाहर आकर देखिए, स्वतंत्रता कि आपको लिए कितना उपलब्ध देश में कराया गया है और क्या क्या है, लेकिन आप लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा है, ठीक। इतना कर दिया। आगे देखिए, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक। इटली जर्मनी, और मान लीजिए कि वहां के लोग को जब अच्छाई दिखा दी जाए कि नहीं आप लोगों को चाहिए ये, लेकिन इन लोगों के कारण, इन लोगों के डिक्टेटरशिप के कारण आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जब लोग जान गए ना, तो जान गए तो सही सी बात है कि उसका डिमांड करेंगे, नहीं 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 यही हमारा चाहिए, यही हमारा राजा होगा, जो अच्छा काम करेगा तो कहेगा यही राजा होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से जब ऐसा हुआ तो लोग अपना राजा के जान गए कि नहीं हमारे लिए यही होगा, जो भी कार्य कर रहा है इसका सपोर्ट करेंगे, इस समर्थन करेंगे, जो भी करेंगे इसी के साथ करेंगे, ठीक। तो बस जर्मनी और इटली के मतलब स्वतंत्रता मिलने में, आजादी मिलने में यही कारण हुआ कि नेपोलियन, ठीक। आगे देखिए, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा, ठीक। कहीं कहीं लोगों को अच्छा हुआ तो कहीं कहीं बुरा भी उस लोग के साथ हुआ, ठीक। जाहिर सी बात है, आप लोग समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बहुत दिनों तक मान लीजिए कि हम ही गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ठीक। अभी हमारा सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन दूसरे के उकसाने से, दूसरे के एथी करने से हमको में जोश आ गया, जुनून आ गया, और एक तो गोला बंदूक के सामने जाकर कर रहे हैं, ये विरोध कर देंगे, वो कर देंगे और इसी तरह की बात करने लगे, तो क्या करेगा वो, बस एगो ट्रिगर दबाना है, बस जा हो गया मेरा विरोध। अब हमारे कारण क्या होगा, हमारे पीछे जितना समर्थक थे ना वो सभी का मनोबल टूट जाएगा, आज जो पहले थे ना वही जंजीर में बिगड़ गए, ठीक। और वही मानसिक सोच में बिगड़ गए, तो ऐसा ढेर हुआ के कारण कोनो तो देश से अच्छा कर गया, ठीक है, कोनो देश के डिमांड पूरा हो गया, मांग जो था वो सफल हो गया, लेकिन कोई देश में, जर्मनी इटली बात कर रहे हैं, वही देश में क्या हुआ ना, कहीं यही विद्रोह के कारण कितना लोग के घात कर दिया गया, मरा गया, कटा गया, ठीक, मृत्यु के सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ ये है कि स्वतंत्रता मिली, लेकिन जब कहा जाता है ना कि जब एक देश है, ठीक, एक प्रधानमंत्री अपने हर एक नागरिक को, हर एक काम करने वाला वर्कर को, हर एक जो भी जॉब, जो भी बिजनेस, जो भी करने वाला है, हर एक व्यक्ति को एक समान नजर से देखने लगे ना, तब असली विकसित देश कहलाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री है तो हमारा अलग वैल्यू है और हमारे लोग है जो जनता है, तो उसका बस एक मालूम चला कि ट्रेन से कटने के कारण, ट्रेन से एक्सीडेंट के कारण 100-150 लोगों को मृत्यु हो गया, 300-400 की मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सभी को समान वैल्यू होना चाहिए, ठीक। तो उसी प्रकार से इसमें देश में क्या हुआ कि कोई लोग के अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, तो किसी के साथ भी मतलब कष्ट भी पहुंचा, तकलीफ भी पहुंचा, अच्छाई करने के लिए कष्ट पहुंचता ही है, इतना ख्याल कर लीजिए। और थोड़ा सा है, और थोड़ा देखिए, उसके बाद कॉल आप लोग है जिनका उद्देश्य है यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को, आगे देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, ठीक। वियना देखिए, नेपोलियन की लोग पतन भी कर दिया, अच्छाई के लिए जब भी खड़ा होइएगा ना, तो आप लोगों को अच्छाई के लिए तरह तरह से बुराई दबाने के लिए आएगा, ठीक।
कि कैसे इस पर प्रतिघात करके समाप्त कर दे, ठीक, ताकि हमारा फिर से वर्चस्व और वही हमारा वर्चस्व कायम हो जाए जो पहले हमारा था, ठीक। तो तरह तरह के जो थे, जो इनसे जलते थे, नेपोलियन से अच्छा कर रहे थे तो इससे जलता था जो, तो उसको विरोध किया और उसको पतन कर दिया, पतन मतलब समाप्त कर दिया, मार दिया या दूसरा कहीं विलुप्त स्थान पर, गुप्त स्थान पर रख दिया, ठीक। आज देखिए आगे नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, ठीक, यूरोप की जो यूरोप के राज्य आजादी था, स्वतंत्र था, उसके बारे में बोल रहा है। यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुए, ठीक। तो आप लोग से कल जितना पढ़ाया है उतना आप तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक। आगे देखिए ऑस्ट्रिया के पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछ दिया जाए, ऑस्ट्रिया की राजधानी होगा वियना, ठीक, वियना, ये आप लोगों को बताना है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है, ठीक। और देखिए हम पूछेंगे कि और वियना में हुआ जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था, ठीक। तो देखिए इन नेपोलियन का पतन लोग कर दिया, ठीक है, नेपोलियन राजा जो स्वतंत्रता क्रांति जगा रहा था तो इसका पतन हो गया, अच्छा ही काम कर रहा था, बुराई के द्वारा इसका पतन हो गया, ठीक। तो अब जो पतन किया ना वो सोच रहा है कि जो हमारा शासन व्यवस्था पहले स्थापित था, जैसे हम लोग डिक्टेटरशिप निभा रहे थे, जैसे कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार से फिर से जस्ट सेम टू सेम स्थापित कर दे। ये लोग टेक्निक लगाया, लेकिन लोग इसको विद्रोह भी करते हैं, ठीक। आगे जानिए क्योंकि आप बता चुके हैं, इससे पहले ही बता चुके हैं हम कि अगर अच्छाई एक बार अच्छा चीज के वक्त लग जाएगा ना तो बुरा चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से हुआ जर्मनी और इटली में भी, ठीक। लोग देख लिया कि नेपोलियन जब शासन व्यवस्था लगाया था तो किस प्रकार से हमारे लिए प्रॉफिट होता था, हमारे लिए अच्छा होता था, हमारे बच्चे के लिए, हमारे पूर्वज जो भी है, हमारा आने वाले पीढ़ी के लिए भी कितना लाभदायक था, ठीक। तो अच्छाई का जब हवक लग गया तो बुराई कहां से टिक पाएगी। तो अब फिर से लोग सोच रहे हैं कि उसी व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को स्थापित कर दे, लेकिन यह स्थापित नहीं होता है। इक्वल वीडियो में बताएंगे। अब बस इतना जानिए कि राष्ट्रवादी भावना कब जगा, 1789 में, ठीक। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, उन्नत आक्रामक रूप से सामने आ गया, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी में, ठीक। अब देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बताएंगे हम, तब तक आप लोग जय हिंद जय भारत, तब तक अपना याद कीजिए, रिमेम्बर कीजिए, रोज पर डे क्लास कीजिए क्योंकि पर डे हम वीडियो कराएंगे, ठीक।